हेलो एवरीवन, वेलकम टू जय की पाठशाला। यहाँ हम आपको एसएससी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर का सीरीज पढ़ा रहे थे, जिसमें कि मैंने स्टार्ट किया था वो था एसएससी सीजीएल 2020 का प्री का क्वेश्चन। इसमें हम 2 शिफ्ट का आपको करा चुके, जो फर्स्ट डे हुआ था मतलब 13 अगस्त को। तो आज 13 अगस्त का शाम का शिफ्ट का क्वेश्चन में लेकर आऊँ। उसमें मैथ्स का सारा क्वेश्चन हम डील करेंगे आपके साथ, आपको सारा क्वेश्चन का सोल्यूशन बताएंगे, किस तरह से उसे कम समय में हम उसको अटेम्प्ट ले सकते हैं और क्या क्या बेहतरीन तरीका उसका उस क्वेश्चन से रिगार्डिंग हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको जो है इसी सीरीज का मतलब एसएससी 2020 प्री का जो क्वेश्चन का प्लेलिस्ट है जो मैंने पढ़ाया है क्लास का, वो आपको इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दूसरा क्या है कि 100 कंसेप्ट करके मैंने मैथमेटिक्स का पढ़ाया, जिसपे कि लगातार एसएससी क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है, तो उन कंसेप्ट का भी आपको प्लेलिस्ट इसी वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अदरवाइज आप जब वीडियो खत्म हो जाएगा तो उसके एंड स्क्रीन पे आपको ये दोनों प्लेलिस्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो लोग नए हैं हमारे चैनल पे, आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इस क्लास का सारा नोटिफिकेशन आप तक जाता रहे। और कोई भी बहुत सारा अपडेट भी मैं करता हूँ अपने चैनल पे, तो उसका भी नोटिफिकेशन आप तक जाता रहेगा। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखते हैं, यहाँ पहला क्वेश्चन आपको बताया है। ओके, मैं पहले पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई दुकानदार अपनी सामग्री पर उसके क्रय मूल्य मतलब सीपी कॉस्ट प्राइस से 30% अधिक मूल्य अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। ठीक है, फिर बोल रहा है आपको कि 6.5%, समझिएगा 6.5% अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए, अधिक लाभ ठीक है प्राप्त करने के लिए उसे अंकित मूल्य पर कितनी छूट प्रतिशत देनी चाहिए। समझ गए? तो देखिए इसमें 3 चीजें इसमें इंक्लूड हो रही है। एक तो है सीपी आपका, फिर है एमपी मार्केट प्राइस अंकित मूल्य, ये क्रय मूल्य हो गया अंकित मूल्य, और जो लास्ट में जो बिकेगा जितने में वो होता है एसपी सेलिंग प्राइस। ठीक है, हम मान लेते हैं कि सीपी मेरा 100 है। ठीक है, अब ध्यान देना। ठीक है, सीपी मेरा 100 है, लेकिन आपका जो अंकित मूल्य है वो 30% अधिक बोल रहा है। तो 100 का 30% कितना हो जाएगा? 30। तो 30% अधिक मतलब 30 अधिक हो जाएगा 100 से 130 हो गया। समझ गए? ठीक है, अब क्या बोल रहा है आगे? अंकित मूल्य पे 10% की छूट देता है। तो अब बताइए 130 का अंकित मूल्य पे 10%, 130 का 10% कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 13। 13 इसमें से घटा दिए, छूट दे रहा है ना, तो इसमें घटाना पड़ेगा। तो आपका एसपी कितना हो जाएगा? 117। लेकिन आगे देखो क्या बोल रहा है। अब ये बोल रहा है कि आपको उस पे 6.5% अधिक लाभ प्राप्त करना है। मतलब अभी बताओ, अगर मुझे इसी कंडीशन पे लाभ की बात करें कि आपका प्रॉफिट परसेंट कितना है। ठीक है, अगर अभी प्रॉफिट परसेंट की बात करें तो आप देख रहे हो 100 रुपए का सामान मैंने 117 में बेचा है, तो 17% है। बट ये क्या कह रहा है कि 6.5% अधिक लाभ होने चाहिए। तो 100 का 6.5% कितना होगा? 6.5 ही होगा। तो वो अगर इस एसपी में हम जोड़ दें, समझिएगा मेरी बात, क्योंकि यहाँ अधिक लाभ बोला, जितना लाभ हो रहा था वो तो हो ही रहा था, प्लस 6.5 ज्यादा। तो 117 में 6.5 जोड़ दो तो आप बोलोगे सर 123.5 हो जाएगा। तो अब क्या पूछ रहा है कि आखिर अंकित मूल्य पे अब उसको कितना परसेंट की छूट देनी पड़ेगी। ठीक है, अब कितना परसेंट छूट देगा? अब देखो, है अंकित मूल्य मेरा कितना? 130, और अब बेच कितने पे? 123.5। तो एक्चुअल में कितना छूट दिए? एक्चुअल में कितना छूट दिए? तो आप बोलोगे सर 6.5। आप घटा के देख लेना, 123 में से 123 पॉइंट जाएगा, 6.5 आ जाएगा। तो परसेंटेज जो छूट बोल रहा है, छूट मतलब डिस्काउंट, वो कितने का हो गया? तो 6.5 मैंने छूट दिया है, कितने पे दिया है? तो 130 पे इंटू 100। क्लियर? देखो 0 से 0 गया, और ये पॉइंट से ये 0 चला जाएगा। तो 13 से कितने बार में कटेगा? ये 5 बार में। तो एक्चुअल आप कितना परसेंट का छूट मिला है आपको? 5% का। तो आंसर कहाँ हो गया? 4th क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, और समझ में आता है तब भी। ओके, ठीक है, और लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। ठीक है, फिर देखते हैं आप क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। ये आपको एक डाटा दिया हुआ है, जैसे मैं बोल रहा हूँ कला विभाग है, मतलब कि आर्ट का है, साइंस का है, कॉमर्स का है, उसमें लड़के लड़कियों की संख्या हर वर्ष का बताया हुआ है। लेकिन आपको पूछ क्या रहा है पहले वो देख लेते हैं। ठीक है, मैं इसे थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। हाँ, देखिए क्या कह रहा है। आपको बोल रहा है 2012 और 2016 में मिलाकर विज्ञान संकाय में लड़कों की संख्या, वाणिज्य संकाय में सभी वर्षों की लड़कियों की संख्या कितना परसेंट? समझ गए? तो आपको ध्यान देना है 2012 और 16 में विज्ञान संख्या। अब विज्ञान संख्या कौन सा था? ये वाला पार्ट था, ये वाला। ठीक है, इसमें कह रहा है कि लड़कों की संख्या कब कब? 12 और 16 में। 2012 में लड़के कितने थे? 40, और 2016 में कितने लड़के? 38। तो दोनों जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? तो 40 30 70 78 हो गया। क्लियर? बटे किसमें कह रहा है परसेंटेज निकालने? देखो यहाँ से
यहाँ बोल रहा है वाणिज्य संख्या में सभी वर्षों की लड़कियों की संख्या की कितना परसेंट है, तो वाणिज्य आपका ये वाला हो गया, ठीक है। इसमें लड़कियां कितनी हैं इसको आपको पूरा जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। जोड़ लेते हैं, 5 2 7 8 7 15 4 19 1 20 के शून्य, बाकी 2 4 2 6 4 10 3 13 3 16 4 20 200 मतलब 78 था, तो 78 ये 200 कितना परसेंट है, तो उसके लिए हमको इंटू 100 करना पड़ेगा। 100 से आप 2 बार में काटोगे, 2 से 39 बार में, तो कितना परसेंट हो गया, 39% हो गया। ऑप्शन देख लेते हैं 39% कहाँ पे है, तो यहाँ देख रहे हो आप 39 ही आंसर होगा इसका, समझ गए। चलिए अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन की तरफ। अच्छा पहले क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। ओके देखिए क्या कह रहा है कि दो संकेंद्रिक वृत्त की त्रिज्याएं, संकेंद्रित होते हैं मतलब कंसेंट्रिक सर्किल, जो एक ही पॉइंट से मतलब एक ही सेंटर से दो सर्किल ड्रॉ करते हैं, उसके बारे में बोल रहा है कि उसकी त्रिज्याएं 12 और 13 सेंटीमीटर, ठीक है। ए बी बड़े वृत्त का व्यास है, बी डी छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है जो इसे डी पर स्पर्श करती है, तो ए डी की लंबाई पूछ रहा है, बताइए क्या होगा। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है जो इस शिफ्ट का है, आप अच्छे से ध्यान देना कैसे इसको हम बनाते हैं। ओके देखिए मैं इसे थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ सर्किल, ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। ओके एक तो सर्किल ये हो गया, दूसरा एक और सर्किल हम बना रहे हैं, देखिए क्योंकि दो कंसेंट्रिक सर्किल, ये छोटा वाला और ये बड़ा वाला। अब देखो ध्यान से, आपको क्या बोल रहा है कि ए बी बड़े वृत्त का व्यास है, तो ए बी बड़ा वृत्त का व्यास है, तो बड़े वृत्त बाहर वाला है, ये ए बी हो गया, क्लियर हुआ। हम इसको ओ मान लेते हैं सेंटर को, ठीक है। एक छोटा वाला सर्किल है, एक बड़ा वाला सर्किल है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, फिर बोल रहा है कि बी डी छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है, बी डी, तो यहाँ पे कहीं डी होगा, क्लियर, यही बी डी, देखो छोटे वृत्त का स्पर्श रेखा है ना, डी से गया है, डी से बी से डी को टच करते हुए गया है, और डी किस पे है, छोटे वृत्त पे। तब आपको पूछ रहा है कि एडी की लंबाई बताइए क्या होगा, ये रहा एडी आपका, क्लियर। तो आपसे पूछ रहा है एडी क्या होगा, तो अब कुछ चीजें इसमें मैं बता रहा हूँ, देखो अच्छे से। अब देखो ये वाला हम ओडी को मिला देते हैं, ध्यान से देखना, ठीक है। अब बताओ ये बीडी जो है छोटे वाले के लिए, छोटे सर्कल के लिए टेंजेंट है, और आप जानते हो कि किसी पे भी अगर सेंटर से मिलाते हैं तो वो कितना होता है, 90 डिग्री, क्लियर, ठीक है 90 डिग्री होता है, तो यह भी 90 डिग्री जब टच करते हुए टेंजेंट जाता है स्पर्श रेखा, क्लियर। तब देखो अब मैं दो चीज बोल रहा हूँ, छोटा वाला सर्किल उसका सॉरी रेडियस कितना है 12, बड़े वाले का कितना है, मतलब ये वाला कितना है 13, इधर 13 तो इधर भी 13 होगा, क्लियर, ठीक है। इतना समझ में आया। अब मुझे ये बात बताओ, अगर ये 12 है तो ये कितना, कौन सा एंगल हो जाएगा, थीटा, ध्यान देना, और ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा, क्लियर हो गया, ठीक, 180 डिग्री माइनस थीटा, समझ में आया बात। ये अगर थीटा है ये एंगल, तो ये कितना हो जाएगा 180, मतलब मैं कह रहा हूं एंगल डी ओ बी, ठीक है, ये अगर थीटा डिग्री है तो एंगल डी ओ ए कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा, समझ गए। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे कोसाइन लगा रहा हूँ, कॉस थीटा निकाल रहा हूँ। अब बताओ ये 90 डिग्री पे है ना, ठीक है, यहाँ से बताओ मुझे कॉस थीटा कितना हो जाएगा, समझिएगा अच्छे से, ठीक है। कॉस दोनों तरफ कॉस लगा रहा हूँ, ठीक है। अब बताओ यहाँ कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस बराबर क्या होता है 12 बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब 12/13, कोई दिक्कत नहीं ना, बराबर कॉस उधर कर देते हैं, दोनों तो बराबर ही होगा, क्यों देखो ये माइनस होता है कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। अब देखो एक तो ये कॉस थीटा बराबर कितना आ गया 12, इसको आप इधर साइड कर लो, इधर अगर कॉस लगाएंगे 180 माइनस थीटा, तो आपको याद है अगर कोई ट्रायंगल इस तरह से बना हुआ है, ए हो बी हो सी हो, अगर ये थीटा है तो कॉस थीटा फॉर्मूला क्या होता है ये बताइए, ये वाला होता है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 2ac होता है ना। तो यही फॉर्मूला हम इस ट्रायंगल में लगा रहे हैं ADO में, ADO में, ओके ADO में लगा रहे हैं, तो क्या होगा बताओ, बराबर, ध्यान देना। तो इस एंगल के लिए बगल वाला साइड ये 12 है और ये 13 है, तो 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर माइनस, ध्यान देना माइनस कितना हो जाएगा AD का स्क्वायर, ठीक है, AD का स्क्वायर बटे 2 इंटू जो एंगल के साइड वाला होता है उसी को हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 12 इंटू 13, ये समझ में आया, ठीक है। यहाँ से cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ये cos 180 माइनस थीटा कितना होता है माइनस कॉस थीटा, कितना होता है माइनस कॉस थीटा, मतलब ये पूरा वैल्यू जो है माइनस कॉस थीटा का, ठीक है। तब बताओ
cos थीटा आया कितना था आपको इधर से, इस एंगल से कितना आया था 12/13, तो यहाँ क्या हो जाएगा -12/13, cos का वैल्यू पुट कर दिया बराबर, ध्यान देना अच्छे से, तो 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर, तो 12 12 144 प्लस 13 13 ही कितना हो जाएगा 169 माइनस 80 का स्क्वायर बाई 2 इंटू 12 इंटू 13, तो 13 से 13 गया, ये 12 इधर आएगा, ध्यान से देखना, ये 12 इंटू 2 इधर आएगा, तो -12 इंटू 2 बराबर 144 प्लस 169 माइनस 80 स्क्वायर, समझ गए। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। 80 स्क्वायर इधर लेके आओ, ठीक है, तो 80 स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बताइए, 144 ये हो गया प्लस 169 ये हो गया, और ये माइनस उधर जाके देखो 12 इंटू 12 144 इंटू 2 मतलब 288, और ये माइनस में उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 288, क्लियर हो गया। अब इन सब को जोड़ लो, देखो जोड़ते हैं, 9 4 13, 13 8 21 के 1 बाकी 2, 4 2 6 2 9 12, 8 20 के 0 बाकी 2 2 2 4 1 5 1 6, अब देखो 601 मतलब AD बराबर क्या हो जाएगा √601, और 601 बताओ किसके नजदीक है, तो 25 का स्क्वायर क्या होता है 625, तो 25 के स्क्वायर से जस्ट छोटा है, मतलब 25 के स्क्वायर से जस्ट छोटा है, मतलब अगर 25 का वैल्यू से जस्ट छोटा आंसर आना चाहिए, तो देखो जस्ट छोटा, नॉट देखो 23 भी नहीं होगा, 17.5 भी नहीं होगा, 25 से बड़ा है, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन यही है, अदरवाइज आप इसका डायरेक्ट आंसर भी निकाल सकते हैं रूट निकाल के, जैसे 601 हो गया, इसको ऐसे ही निकालते हैं ना, तो देखो 2 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 0 1 हो गया, 2 2 4, ठीक है, अब कितने बार में लगेगा 4 बार में, 4 चौक 16 के 6 बाकी 4 1 17, ठीक है, 36 24 1 25 हो गया, यहाँ पॉइंट डालोगे तो डबल जीरो आ जाएगा, तो यहाँ 4 4 2 8 4, अब इसको मतलब 5 बार में लगेगा, ठीक है, तो 24.5 इसका आंसर हो गया, आप यहाँ से मान लो, समझ गए। तो ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन था, इसको अच्छे से समझ लिए होंगे आप, ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ क्या कह रहा है, अच्छे से ध्यान देना इस क्वेश्चन पे, ये डिफरेंट है थोड़ा सा, 11 से विभाज्य जरूर बोल रहा है, बट देखो कह रहा है कि ये संख्या 11 से विभाज्य, और एक और कंडीशन दिया है कि a जो है b से बड़ा है, ध्यान से देखना, ठीक है, दो चीजें बोल रही है, एक तो बोल रहा है ये नंबर डिविजिबल है, दूसरा बोल रहा है a b से बड़ा है, और ये 11 से डिविजिबल है, लेकिन बोल रहा है b का अधिकतम मान क्या होगा, ठीक, क्या बोल रहा है b का अधिकतम मान। अब देखो मुझे एक बात बताओ, हम 11 का डिविजिबिलिटी आप जानते होंगे, अल्टरनेट डिजिट हम लेते हैं 3a और 8 हो गया, तो 8 और 3 11 प्लस a, तो 11 प्लस a, फिर इधर से लेंगे 0 प्लस 6 प्लस b, तो 6 प्लस b, इन दोनों का हम क्या करते हैं डिफरेंस निकालते हैं, जो कि 11 डिविजिबल होना चाहिए, डिफरेंस अगर निकालें 11 में से 6 गया 5 प्लस a माइनस 5 बराबर बराबर जो संख्या आए, या तो ये 0 आ जाए, ध्यान देना, या तो ये 11 का डिविजिबल हो, 0 भी आ जाए तो भी डिविजिबल होगा, या 11 का मल्टीपल में हो, समझ गए बात को, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ, ओके, ध्यान दो, अगर ये 11 का डिविजिबल या तो ये 0 होना चाहिए, बताओ 0, या फिर ये अगर ये 5 पुर रहा है और इसको 11 बनाना है इस टोटल को, तो ये 5 है, तो a माइनस बी, मतलब मैं कह रहा हूँ या तो a माइनस बी बराबर, ये 0 नहीं सॉरी, तो 5 है तो a माइनस बी क्या होना चाहिए -5, क्योंकि -5 को अगर 5 में जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। दूसरा चीज, या तो 11 डिविजिबल होना चाहिए, मतलब 5 यहाँ है तो a माइनस बी क्या होना चाहिए 6 होना चाहिए, अगर ये 6 हो जाता है तो 6 में 5 जोड़ेंगे तो 11 बन जाएगा, तो 11 को आप डिविजिबल कर लो, क्लियर। अब हम देखो ध्यान से देखना, ठीक है, या तो ये -5 या 6। अब आपको क्या बोला है कि a ग्रेटर है b से, a ग्रेटर है b से, जब a बड़ा होगा b से तो कभी ऐसा पॉसिबल है कि -5 आएगा, कभी पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि जो निगेटिव वाला चीज वो बड़ा होता तब ना माइनस आता ना, समझ गए, a बड़ा मान लो 8 मान लो 5 मान लो, 8 में से 5 गया 3, कभी भी ये निगेटिव आ ही नहीं सकता, ये तो कैंसिल हो गया। अब बचा ये वाला, अगर ये वाला बचा तो आप डायरेक्ट क्या करते हो, इसको पुट करके देख लो, करें, ठीक है। आप अगर b को 6 मानते हो, मैं डायरेक्ट कह रहा हूँ, ये अगर b 6 मानते हैं तो इसको क्या होना चाहिए, a को 6 होना चाहिए, यहाँ आंसर आपका 6 है इधर, तो 6 है तो यहाँ 12 होना चाहिए, और a क्या है सिर्फ एक डिजिट है, कभी ये इस तरह के नंबर में तो पॉसिबल ही नहीं, नंबर नहीं हो सकता। फिर 4 अगर लेते हैं तो भी यहाँ कितना होना चाहिए 10 होना चाहिए, ये भी पॉसिबल नहीं है।
9 तो अगर लेंगे तो पॉसिबल ही नहीं होगा, निगेटिव आ जाएगा, ये भी नहीं पॉसिबल है। तो आप बताओ 3 अगर डालते हैं यहाँ पे और यहाँ 9 मान लेते हैं ए को, तो ये 6 को सेटिस्फाई कर देता है ना, ठीक है। तो अब ये क्या है, पॉसिबल हो गया कि नहीं हो गया, ए भी बड़ा हो गया ग्रेटर बी से और डिफरेंस भी हमारा 3 आ गया, ठीक है। डिफरेंस हमारा 6 आ गया और 6 को 5 में जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। तो ये कंडीशन हमको फुलफिल कर रहा है, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, 3। क्लियर। तो ऐसे भी दिख रहा था कि बी और 3 मानते हैं, ए मैक्सिमम ले लेंगे, 9 हो जाएगा तो 9 में से 3 गया तो 6 बच जाएगा। क्लियर, ठीक। अब चले आगे ऑप्शन। हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, आपको बोल रहा है कि कोई दिन बता दिया, 3 त्यों 5 दिन हो गया, 5 दिन में आपको होता है एसी वाला दिन, एसी वाला बॉकी है और एसी टायर 3 है, एसी टायर 2 है, एसी प्रथम श्रेणी है। लेकिन ये कौन सा एसी है, ये नॉन एसी है, ठीक है। नॉन एसी में फर्स्ट टायर है, सेकंड टायर है, और एसी में फर्स्ट सेकंड थर्ड टायर है, ठीक है। लेकिन इसमें बोल दिया है कि आपको जो संख्या है ना, नॉन एसी में 900 का है बॉगी में, उस पूरे ट्रेन में, और 500 ये है प्रथम श्रेणी में, और एसी में आपको बता दिया 500, 250, 150 है। लेकिन आपको देखिए क्वेश्चन कितना आसान पूछा है कि कुल सभी दिनों में नॉन एसी श्रेणी में कितनी सीटें खाली है। आप ध्यान देना, कितनी सीटें हैं वो नहीं बोल रहा है आपको, ठीक है, आपको बोल रहा है कितनी सीट खाली है। अगर आप इस तरह से देखोगे तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, देखो यहाँ 900 है ना, तो नॉन एसी मतलब कौन सा हो गया, ये वाला, एक तो ये वाला श्रेणी है, एक ये वाला श्रेणी, 2 श्रेणी है, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, हमको जरूरत ही नहीं है, हमको इस दोनों में देखना है। तो अब देखो हर डे का देख लेते हैं, यहाँ 900 है, यहाँ साढ़े 800 है, इस दिन कितना खाली रहा, 50, मैं लिख देता हूँ 50, इस दिन 60, इस दिन 900 में घटाओ 70, 900 में घटाओ 110, ठीक है, और 900 में घटाओगे तो ये 60, यही न रहा खाली। आपको नॉन एसी बोला तो इसमें भी देखना पड़ेगा, 500 में से यहाँ कितना हो जाएगा 40, या कितना हो जाएगा 100, या कितना हो जाएगा 110, यहाँ कितना हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा 30। अब सबको जोड़ के यहाँ लिख देना है, तो 6 5 11 7 18, 18 1 19, 10 29, 6 35, 4 39, 10 49, 1 50, 10 60, 2 62, 3 65, तो 650 आपका आंसर है, समझे। तो आपको बोल रहा था खाली सीट है, इसलिए उसको डिफरेंस करके निकालो। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये देखो, ये बहुत ही निहायत ही बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको बोल रहा है x माइनस 1/x का वैल्यू ज्ञात कीजिए, तो आप मतलब पीछे चलना है। कैसे पीछे चलना है, देखो आपको क्या बोला है कि x पर पावर 4 1/x पर पावर 4 727, ठीक है। मैं यहाँ लिख के बता देता हूँ, x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 बराबर 727, ठीक है। मैं यहाँ 2 लिख देता हूँ, प्लस 2, क्यों, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने वाला, जो कट के 1 ही बनने वाला, इधर प्लस 2 किया मैंने तो इधर भी प्लस 2 करना पड़ेगा। तो अब बताओ ये किसका स्क्वायर है, आप बोलोगे सर ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का ये स्क्वायर है, बराबर आपका आ गया 729, ठीक है। और ये 729 सॉरी किसका होता है ये, तो यहाँ से हमको ये किसका स्क्वायर होता है, तो आप बोलोगे सर 27 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना बन गया 20 से, क्लियर। लेकिन हमको चाहिए क्या, माइनस में चाहिए ना, माइनस में, तो हमको x माइनस 1/x का होल स्क्वायर चाहिए, यहाँ माइनस में 2 कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ भी -2 कर दीजिए, यहाँ लिख सकते हैं हम एक्स्ट्रा, क्या लिख सकते हैं, देखो दिखाते हैं, चलिए देखिए, यहाँ हम लिख सकते हैं x इंटू 1/x, ऐसे ही करके निकालते हैं ना, ठीक है। तो ये किसका स्क्वायर हो गया बताओ, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर हो गया ना, बराबर 27 में से 2 गया 25, तो ये 5 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ से आंसर मेरा क्या आ गया x माइनस 1/x, ये आ गया 5। तो आंसर कौन सा हो गया आपका, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ रहा है ना आपको, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा ये देखो x दिया हुआ है, x पे पावर हमको 8 चाहिए, कितना चाहिए 8, तो x को एक बार स्क्वायर करेंगे, फिर स्क्वायर करेंगे तो पावर 4, फिर स्क्वायर करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो करके देखते हैं, पहले स्क्वायर करो दोनों तरफ, जब करोगे तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना आ जाएगा, तो यहाँ -2 उधर जाके 2 जुड़ जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 और इधर से आएगा +2, तो 3 हो गया। अब फिर से इसका स्क्वायर करो, x पावर 4 1/x पावर 4 बराबर, देखो एक मैं फॉर्मूला बता देता हूँ आपको, ठीक है। अगर x माइनस 1/x बराबर a हो, ठीक है, समझना अच्छे से, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या हो जाता है, ये होता है आपका a स्क्वायर प्लस 2a, ठीक है। लेकिन अगर x प्लस 1/x के पावर सॉरी बराबर a हो और हमको चाहिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो ये होता है a स्क्वायर माइनस 2। समझ गए बात, अब आप समझ रहे हो, यहाँ प्लस में है तो 3 तिया 9, माइनस माइनस होगा ना, माइनस क्योंकि प्लस में है, प्लस वाला ये फॉर्मूला यूज होगा, -2a तो 2 इंटू 3, सही है ना। आपका a दिया हुआ था, ये 3 दिया हुआ है, ठीक है। देखते हैं
सॉरी 2 इंटू ए हो जाएगा ना, सिर्फ 2 होगा, सॉरी, ठीक है, सिर्फ 2 होगा, यहाँ मैंने गलत लिख दिया है, इसको मिटा दो, सिर्फ 2 होगा। ओके, ठीक है, चलिए देखते हैं। तो 9 में से 2 गया 7। अब चाहिए आपको क्या, x पावर 8 प्लस 1/x पावर 8, क्लियर। तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49, माइनस 2 कर दो तो क्या हो जाएगा 47। ठीक है, आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये। मतलब a दिया हुआ तो a स्क्वायर प्लस 2, और अगर प्लस में दिया हुआ तो a स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए क्या कह रहा है, ये थोड़ा आसान क्वेश्चन है बट फिगर बनाने के बाद, तो फिगर बना लेते हैं जैसा ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। बोल रहा है ट्रायंगल एबीसी में एंगल सी 90 डिग्री है, तो एक बड़ा सा फिगर बना लो। ये सी है, ये 90 डिग्री है, इसको ए मान लो और इसको बी मान लेते हैं, क्लियर। फिर बोल रहा है क्यू बीसी का मध्य बिंदु है, समझ गए, क्यू बीसी का, तो ये बीसी है तो यहाँ क्यू हो गया, और ये दोनों बराबर हो गए, मध्य बिंदु है तो बराबर बांट देगा। यदि ए बी 10 है, कहाँ ए बी भाई, ये 10 हो गया, ए सी 2√10 है, मतलब ये 2√10 है। तो आपको पूछ रहा है किसका, आपको बोल रहा है कि आप बताओ कि ए क्यू क्या होगा, ए क्यू कहाँ है भाई, ये। आपको पता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये 10 है, ये 2√10 था ना, सॉरी 2√10 है, तो इस पूरे CB का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे 10 का रूट अंडर 10 का स्क्वायर सर, माइनस 2√10 का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 10 दाई के 100 माइनस 2 दूना 4 दाई 40, तो रूट कितना हो गया 60, √60 मतलब 2√15। ठीक है, इतना आ गया, मतलब ये पूरा 2√15 है, तो आधा कितना हो जाएगा, ये √15, क्लियर। अब √15 आ गया, तो अब बताओ ए क्यू बराबर क्या हो जाएगा, ए क्यू बराबर आप बोलोगे रूट अंडर, अब चूंकि ये वाला ट्रायंगल आपका हो गया, मतलब मैं कह रहा हूँ ए सी क्यू आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा ए क्यू ए डी बराबर, सॉरी ए क्यू बराबर, बताइए ए क्यू बराबर आपको हो जाएगा 2√10 का होल स्क्वायर प्लस √15 का होल स्क्वायर, और जब इसको सॉल्व करोगे तो अंदर 40 और 15 बन गया, ये क्या हो जाएगा 55, आंसर क्या हो जाएगा आपका 55, समझ गए ना। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, ये देखो क्या कह रहा है कि एक वृत्त है, ठीक है, ए बी बी सी और सी डी भुजाएं वाले एक चतुर्भुज ए बी सी डी की सभी 4 भुजाओं का स्पर्श करता है। एक वृत्त दिया हुआ है, बहुत ही निहायत ही आसान क्वेश्चन ऐसे किया हुआ है, आप इसको मान लो ए बी सी और डी इसको टच कर रहा है, क्लियर। ठीक है, अब क्या क्या दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है 8.4, ठीक है, बी सी दिया हुआ है आपको 9.8, सी डी दिया हुआ है आपको 5.6, आपको ए डी पूछ रहा है क्या होगा। तो आपको इसका प्रॉपर्टी अच्छे से पता होगा कि जब इस तरह से सर्किल को अंदर से टच, सॉरी सर्किल किसी चतुर्भुज को अंदर से टच करता है, तो आपका क्या होता है ए बी प्लस सॉरी डी सी बराबर बी सी प्लस ए डी होता है ना, कि आमने सामने के भुजाओं का सम, समझ गए, आमने सामने भुजाओं का सम और ये दोनों के सम बराबर होते हैं। ठीक है, तो इतना हो गया, तो ए बी प्लस डी सी कितना हो जाएगा बताओ, 8.4 प्लस 5.6 बराबर 9.8 प्लस आपको क्या निकालना है ए डी, जो 0 6 4 8 5 13 1 14 माइनस 9.8 बराबर 8। अब देखो यहाँ से आ जाएगा आपको 4 और ये आधा घटेगा, तो आपका ए डी कितना आ जाएगा बताइए 4.2, आपका कौन सा हो गया ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो ये वाला प्रॉपर्टी आप अच्छे से ध्यान रखना, वो मैंने बता दिया। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये क्वेश्चन देखते हैं। या तो देखो एक चीज मैं बता देता हूँ, इस क्वेश्चन में क्या करना है कि दोनों तरीके से बनेगा। अगर आप चाहोगे तो सेक को कॉस से बना के फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फिर सॉल्व करके हम वहां से कॉस का वैल्यू निकालेंगे, कॉस के वैल्यू से हमको थीटा आ जाएगा। अदरवाइज इतना हमको वहां टाइम रहेगा नहीं रहेगा, हम क्यों ना इसमें डिग्री पुट करके देख लेते हैं थीटा का वैल्यू। आप बताओ कि 3 सेक मतलब क्या होता है कॉस थीटा, क्लियर, प्लस 4 cos थीटा माइनस 4√3 बराबर 0। आप बोलोगे सर यहाँ आंसर तो दिख रहा है, ठीक आंसर दिख रहा है, हम फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे, 60 डी डालो यहाँ पे, तो cos 60 का वैल्यू कितना होता है बताओ 1/2 होता है, यहाँ 1/2 डालेंगे तो ये 2 पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 into 2 हो गया प्लस 4 into 1/2। अब ये दोनों काटो, 2 तो दोनों 6 2 8 आ गया, 3 दूना 6 और 2 8, 8 में से 4√3 का भी 0 आएगा नहीं, तो हम समझ गए, सॉरी एक मिनट, ठीक है, तो हम समझ गए कि ये वाला तो आंसर होने से रहा,
समझ गए ना आप बात? ठीक है। अब मैं मान लो 30 डिग्री। अब बताओ cos 30 का वैल्यू कितना होता है? आप बोलोगे सर √3/2। ओके, तो √3/2 यहाँ डालो तो √3 नीचे आ जाएगा, 2 ऊपर जाएगा, तो 3 × 2/√3 प्लस 4 × cos 30 डाले हैं ना, तो √3/2। क्या इसका वैल्यू 4√3 आता है? तो देखो काट के 2 से कटेगा 2 बार में, √3 से √3, तो 2√3 यहाँ, 2√3 यहाँ, कितना हो गया 4√3 माइनस 4√3 बराबर 0। ये क्लियर हुआ? ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया, ठीक है। लेकिन इस तरीके के बाद में बोल रहा हूँ क्या और कोई पॉसिबल है? तो हम बोलेंगे हाँ सर। देखो कैसे, आप इसको भूल जाओ, ठीक है। ये तो हो गया कि पुटिंग से। यहां से आप लिख लो cos थीटा बराबर हम x लिख देते हैं, बराबर x। तो आप क्या बोलोगे सर 3/x प्लस 4x माइनस 4√3 बराबर 0, यही हो जाएगा। अब x से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4√3x बराबर 0। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इसको सॉल्व कर लो, x का वैल्यू खुद ब खुद आ जाएगा, और वो x का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा? √3/2 के, ठीक है। और तो वहां से बोलोगे कि जब x का वैल्यू मतलब √3/2 आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर cos थीटा बराबर √3/2 हो गया, तो थीटा कितना हो जाएगा 30 डिग्री। इस तरह से भी आप सॉल्व करके बना सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ये देखिए आपको क्या कह रहा है कि एक पुरुष है और एक महिला एक साथ मिलकर किसी कार्य को 66 दिन में पूरा कर देते हैं, तो उनकी कार्य क्षमता का अनुपात 3:2 है, और 6 पुरुष 2 महिला एक साथ कार्य करते हुए कितने दिन में पूरा करते हैं? क्लियर? देखिए हम कह रहे हैं कि टोटल वर्क कितना है भाई, हमको ये बता दो। तो हम ये बोल रहे हैं एक पुरुष है और पुरुष का अनुपात कितना है क्षमता का, तो आपको 3 और महिला का 2 है। क्लियर हुआ? तो हम क्या करेंगे यहाँ, चूंकि हमको क्या पूछ रहा है कितने दिनों में, तो हम उसी अनुपात को, जो अनुपातिक वैल्यू है ना, उसी को उसका क्षमता मान लेंगे। तो आप समझो, और टोटल वर्क बराबर होता क्या है? एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है, ठीक है। अब बताओ कितना पुरुष था? एक पुरुष, एक पुरुष का क्षमता कितना हो गया 3, प्लस महिला कितनी थी? एक महिला, यहाँ मतलब मैं कह रहा हूँ एफिशिएंसी ऑफ मैन प्लस एफिशिएंसी ऑफ वुमेन इनटू टाइम हम कर रहे हैं, ठीक है। तो 3 + 2, क्योंकि एक ही महिला भी थी, ठीक है, इनटू 66, ये टोटल काम हो गया। अब हमको कह रहा है कि अगर 6 पुरुष और 2 महिला आ जाए तो उस काम को कितने दिनों में करेंगे? क्लियर? तो आप बताओ, अगर हमको टाइम पूछ रहा है तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा? टोटल वर्क बटे एफिशिएंसी। टोटल वर्क अब कितना गया 3 2 5 × 66 बटे, अब एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? क्योंकि अब 6 पुरुष मिलकर काम कर रहे हैं, तो एक पुरुष की एफिशिएंसी 3 है, तो 6 पुरुष की कितनी हो जाएगी 6 × 18 प्लस, और 2 महिला है तो एक महिला की एफिशिएंसी कितनी है 2, तो 2 महिला का 2 2 4 बराबर 5 × 66 बटे 18, 4 कितने हो जाएंगे 22 से काट दो 3 बार में, 5 × 15, टोटल कितना दिन लग जाएंगे 15 दिन। समझ में आया आपको? ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बिना समय गवाए। अब यहाँ देखो 3 tan थीटा बराबर 2√3 sin थीटा। आपको फिर थीटा का मान निकालना पड़ेगा और फिर इस इक्वेशन में बैठाना पड़ेगा, तो मेन काम है थीटा का मान निकालना। तो 3 × tan थीटा बराबर क्या होता है? तो sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये तो जानते होंगे, 2√3 × sin थीटा। तो अब यहाँ से एक चीज आपको समझ में आ गया क्या, कि यहाँ भी sin थीटा, यहाँ भी sin थीटा, यहाँ से मेरा cos थीटा आ जाएगा, और ये देखो ये √3 इसको क्या बना देगा √3, तो cos थीटा वैल्यू क्या आ जाएगा √3/2, और cos थीटा वैल्यू √3/2 कितने पे आता है बताओ? ये थीटा बराबर 30 डिग्री। क्लियर हो गया? तो थीटा मेरा 30 डिग्री आ गया, समझ गए? अब इसमें पुट करो 2 × अब बताओ 2 थीटा है, तो थीटा 30 है तो 2 से कितना हो जाएगा 60 डिग्री, तो sin 60 कितना होता है √3/2, √3/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3/4, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, -3 इंटू यहाँ थीटा कितना है, सॉरी यहाँ कितना है 3 थीटा है, तो 30 का 3 गुना, तो 30 या 90, तो cos 90 कितना होता है cos 0 1 होता है, cos 90 0 होता है, तो ये 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ से 2 से ये 2 बार में कट जाएगा, तो सिर्फ बच जाएगा 3/2, क्योंकि ये 0 बन गया। ठीक है, आंसर आपका कौन सा हो गया 3/2। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा ये भी आपको देख लीजिए क्या बोल रहा है, बार बार एक्सप्रेशन भिन्न देख लो। बार ग्राफ में 2008 से 12 के दौरान XYZ के 3 विभिन्न कंपनियों द्वारा उत्पादन के आंकड़ों को निरूपित करता है। X अक्ष वर्ष दर्शाता है और Y अक्ष उत्पादन, ये सब पता चल जाएगा उसी में आपको। गणितीय अभ्यास के लिए वास्तविक आंकड़ों को निरूपित नहीं करते हैं। चलिए देखते हैं। अच्छा ये सिंपल सा था, आपको ये क्या बता रहा है आप देखना ध्यान से। XYZ के बारे में बोल रहा है, और X आपका ब्लू है, Y आपका क्या है ऑरेंज है, और Z आपका
स्लेटी कलर में, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपको पूरा दी गई 5 वर्षों की अवधि में किन कंपनियों में अधिकतम औसत उत्पादन क्या था, ठीक है। अब देखो अच्छे समझना बात को, यहाँ में क्या कह रहा हूँ। आपको किसी वर्ष में 3 चीजें दी हुई है, एक्स वाई जेड। आप जब औसत निकालने जाओगे तो आप क्या करोगे, हर वर्ष में एक्स प्लस वाई प्लस जेड बटा 3 करोगे, हर वर्ष में बटा 3 करके औसत निकालोगे। आपको बोला है औसत कंपेरिजन करने, ये नहीं पूछा है कि औसत क्या है, आपको बोला कंपेरिजन करके बताओ कि किस वर्ष में ज्यादा है। आप मुझे बताओ कि 2 + 3 बटे 2, समझिएगा बात यार, इसको हटाओ। मैं बोल रहा हूँ 5/3 और 2/3 में कौन बड़ा है, क्योंकि ये 3 संख्याओं का मान लो सम 5 है, भागे 3 की, तो आप बोलोगे सर ये बड़ा है। क्या 3 को हटा नहीं सकते थे नीचे? जब कंपेयर करेंगे तो 3 से डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है। तो कुल मिलाकर हमको सम को देखना है कि किसका सम ज्यादा है, ठीक है। अब बोला अधिकतम बोला है तो आप क्या करो कि सबको सिर्फ जोड़ लो। बात मेरी समझ में आई, डिवाइड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सिर्फ कंपेयर करने बोला है, ओके। तो आप देखो यहाँ कितना हो जाएगा, 4 4 8 3 11 1 12, ये हो गया 120। 2009 में कितना हो जाएगा देखो, 5 4 9 1 10, ये हो जाएगा 150। यहाँ देखो 5 4 9 1 10, 5 4 9 1 10 और 135। और 2011 में कितना हो जाएगा देखो, 6 5 11 4 15 155। और यहाँ हो जाएगा आपको 6 5 11 4 15 155। तो 2011 और 12 में सबसे ज्यादा है। कहाँ है 2011, सॉरी आपको दी गई 5 वर्षों में किस कंपनी में अधिकतम। अच्छा, आपको बोला है कि आपको सबका औसत निकालना है एक्स वाई जेड जोड़ के, ठीक है। तो एक्स वाई जेड जोड़ के अगर निकालना है मुझे, तो हम एक काम करते हैं, ठीक है, इसको मिटा लेते हैं। देखिए क्या, हाँ देखिए एक्स वाई जेड का बोला है, तो एक बार एक्स जोड़ लो, एक बार वाई जोड़ लो। एक मिनट, थोड़ा प्रॉब्लम, हाँ ठीक है। एक बार एक्स जोड़ लो, एक्स कितना कितना हो गया देखो यहाँ, सॉरी थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, एक मिनट रुकिएगा। अच्छा, तो हम आपको यहाँ ये कह रहे थे कि यहाँ पे जो है आपको x को आपको जोड़ना था, टोटल x को, फिर y को, फिर z को जोड़ के उसको देखना है। हम देख लेते हैं x कितना है। देखिए 40 और 55, 5 4 9 95, 5 130, 130 60 190, 190 और 50 240। फिर y को जोड़ के देख लेना, तो y 35, 4 3 7 1 8, 8 4 12 125, 125 और 50 175, 175 और 6 235, ठीक है। फिर आप इसको जो बोलो 45 50 95, 95 5 100 150, 150 और 45 और 45 90, तो 150 और 90 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 240। तो यहाँ पे मैक्सिमम कौन कौन सा है, एक्स भी है और जेड भी है, तो आंसर आपका एक्स और जेड दोनों हो जाएगा। एक मिनट, फिर से प्रॉब्लम आ रहा है, रुकिएगा, ठीक है। एक मिनट रुकते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ देख लिया था कि आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, एक्स और जेड दोनों, ओके। एक्स और जेड दोनों आपका आंसर होगा, ठीक है। आपको जोड़ के मैंने बता दिया, तो ये वाला हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब देखिए ये है आपका सिंप्लीफिकेशन, ओके। सिंप्लीफिकेशन आप तो खुद से भी कर सकते हो, बट मैं करके बता देता हूँ कि यहाँ देखिए 3 - 8 कितना हो जाएगा, -5, और -12 मल्टीप्लाई हो तो +5, और +5 मतलब यहाँ आ जाएगा +5, ये हट जाएगा, ओके। तो 3 दूना 6 5 11, तो अंदर में क्या हो जाएगा 11 बटे, अब ऑफ में आ जाएगा 4 × 11, तो 4 × 11 नीचे आ जाएगा, तो 11 से 11 कट गया, आपका आ जाएगा 1/4। और यहाँ पे 20 × 6 है, तो 90 डिवाइड बाय, क्योंकि ऑफ का काम पहले होना चाहिए, इसलिए 20 × 6 लिखोगे, इंटू 1/4 यहाँ से आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डिवाइड में दिया है, तो पहले डिवाइड काम करेंगे, तो 9/3 3, 3 दूना 6, डिवाइड में 1/6। अब इसको देख लो, काट के कहीं से कट रहा है क्या, 0 से 0 गया, ठीक है। और 2 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 से 2 बार में, तो 2 दूना 4, चौक 16 दूना 32, 1/32 आपका ये आंसर होगा, क्लियर। तो अंदर में क्या करना है, पहले ऑफ का काम करते हैं, फिर मल्टीप्लाई, सॉरी डिवाइड का, फिर भागा का, फिर प्लस माइनस ऐसे करके काम करते हैं, ठीक है। उससे पहले ब्रैकेट का। तो चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, ये क्वेश्चन देखो किस तरह से बनेगा। आपको चाहिए इसमें x³ मतलब 8x³ - 1/x³ का वैल्यू, तो इसको आपको समझ में आना चाहिए कि 2x का ये क्यूब है, -1/x का ये क्यूब है, तो हमको कुल मिला के हमको 2x - 1/x चाहिए, वो आपको यहाँ से मिलेगा। कैसे मिलेगा, तो देखो यहाँ से
मैं कह रहा हूँ कि पूरे में x से डिवाइड कर दो, तो आप बोलोगे सर x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 2x बच जाएगा, -8 माइनस 1/x बराबर 0। ठीक है, तो 2x माइनस 1/x बराबर 8 हो गया। अब देखो ध्यान से, ठीक है, हमको चाहिए क्यूब में। ओके, इधर भी क्यूब करोगे, इधर भी क्यूब करोगे, तो आपको मैंने कल के क्लास में, पिछले वाले क्लास में आपको मैंने बताया था कि अगर आपका ये वाला आता है x माइनस 1/x समथिंग बराबर a होता है, जब क्यूब करते हैं तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस है तो प्लस 3a, लेकिन 3a इंटू आपको यहाँ जो टर्म है ना x इंटू 1/x लिखा हुआ होता है, समझ गए, x इंटू 1/x। तो यहाँ भी जब हम करेंगे तो जब क्यूब करोगे तो 2x का क्यूब हो जाएगा माइनस 1/x का क्यूब बराबर 8 का क्यूब प्लस 3 इंटू 8 जो है यहाँ पे 3a इंटू, अब इसको भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2x इंटू 1/x, तो x से x कट जाएगा, तो 8 8 64 पे 512 प्लस 8 24 दूना 48 और दोनों जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 560। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा 560। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, कल आपको मैंने बताया था कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होता है, आपको दो ट्रायंगल सिमिलर दिया हुआ है, ट्रायंगल एक का क्षेत्रफल है, दूसरे का भी क्षेत्रफल है, और एक का साइड तो दूसरे का साइड पूछा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, क्या होता है बताते हैं। रूट अंडर एरिया A1/A2 बराबर साइड S1/S2 होता है। ठीक है, तो रूट अंडर, तो एरिया A1 कितना है 13.5, एरिया का बाई 24 बराबर, देखो अब चूंकि ऊपर में किसका है ABC को हम A1 माने हैं और इसको हम A2 माने हैं, क्लियर। तो अब बताओ कि ये BC किसका साइड था, ऊपर वाले का, तो ऊपर में रहेगा 3.15। अब बाई आपको किसका पता करना है, आपको नीचे, तो BC यहाँ का है तो EF यहाँ का है, लास्ट का दो देख रहे हैं वर्टेक्स, तो यहाँ भी लास्ट का दो वर्टेक्स का ही हम जो साइड होगा उसी को हम इंक्लूड करेंगे, तो यहाँ से भी EF आ जाएगा, क्लियर। अब देखो इसको काट के देखते हैं, पहले किससे करेगा, यहाँ देख लीजिए 135/240 यहाँ काट के देख लो, 5 से करेंगे तो 5 10 5 7 35, अब फिर 5 से 5 24 5 40, फिर 3 से 9 3 से 16, क्लियर। तो अब 9/16 मतलब रूट अंडर 9/16 है, क्लियर। तो 9 रूट में कितना बन जाएगा बताओ, 3.15/EF बराबर 3/4, 3 से कटेगा ये 1.05, तो EF बराबर यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, तो 4 इंटू 1.05, तो 4.20, 4.2 आंसर हो गया, समझ गए। तो ये वाला तो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल से है और इसका हर एक शिफ्ट में आपको क्वेश्चन देखने को मिला है। अब देखते हैं नेक्स्ट। अच्छा ये वाला देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा, एक तो है कि आप बेसिक तरीके से बना लो, दूसरा क्या है कि आप इसको ऑप्शन से ही बना सकते हो, तो हम बेसिक तरीका बता देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखो क्या कह रहे हैं कि एक समान चाल से चलते हुए किसी रेलगाड़ी को 370 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी, ठीक है, कोई स्पीड था, उस स्पीड से वो 370 किलोमीटर की दूरी तय करता है। दूसरा कंडीशन, 100 किलोमीटर चलने के बाद, जैसे ही 100 किलोमीटर चलता है तो कुछ तकनीकी खराबी की वजह से रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल से 5 किलोमीटर की कम चाल से चलती है। तो अब कुछ तकनीकी खराबी आ गया तो उसका स्पीड क्या हो गया, लो हो गया, कितना लो हो गया, तो 5 किलोमीटर बराबर। तो रेलगाड़ी को 36 मिनट देरी से पहुंचती है, मतलब उसको इतना 36 मिनट का लेट हो जाता है। तो पूछ रहे रेलगाड़ी की सामान्य चाल क्या है, तो हम मान लेते हैं जो सामान्य चाल है, ध्यान देना, सामान्य चाल है उसको हम मान लेते हैं x, क्या मान लिए x। अब हमको बताओ अगर वो x से चलता तो कितना समय लगता, तो आप जानते हो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, कोई दिक्कत बोलोगे नहीं। तो देखो डिस्टेंस कितना, अगर सामान्य चाल से चलता 370 तो 370/x, तो उसको उतना टाइम लगता, लेकिन अब क्या हो रहा है कि उसको 300 जितना टाइम लगता उससे वो 36 मिनट लेट है, तो इसमें अगर 36 मिनट लेट जोड़ेंगे तो 36 मिनट है तो उसको आवर बदलना पड़ेगा, क्योंकि सब चीज किलोमीटर पर आवर में है, तो 36 में 60 से डिवाइड कर दो, समझ गए बात। तो अब क्या हो गया कि ये आपको एग्जैक्ट टाइम आ गया जितना उसको टाइम लगा है खराब होने के बाद। तो अब खराब होने के बाद कितना टाइम लगा है, तो वो 100 चला है x की रफ्तार से, तो 100/x प्लस, अब जो नेक्स्ट बचा हुआ 270 है, देखना क्योंकि 370 किलोमीटर चलना था, 100 चल लिया वो यूनिफॉर्म स्पीड से, मतलब जो स्पीड था उससे, तो बचा हुआ 270 वो कितने स्पीड से चला है, तो बोला है कि बचा हुआ जो है उसमें क्या हुआ, पहले जो स्पीड था उससे वो 5 किलोमीटर लेस से चला है, मतलब उसकी धीमी हो गई, तो x माइनस
5। समझ में आ गया ये इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, तो ये कटेगा 12 से, 12 दिया 36, 12 बचे 60। क्लियर। देखो अब इस सब को हम 3/5 यहाँ है ना, तो अब सबको इधर लेके आते हैं और इसको सॉरी सबको क्या करते हैं हम इधर लेके आते हैं या उधर, किसी तरह से x को एक साइड लेके चलो। ठीक है, तो देखते हैं कैसे लेके चलते हैं। देखो यहाँ पे अब मैं क्या कह रहा हूँ, 370/x है, इसको सब इधर लेकर आओ। 370/x माइनस 100/x माइनस 270/x माइनस 5 बराबर -3/5। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? ठीक है, अब देखना सॉरी हाँ, तो 370 यहाँ x नीचे में यहाँ भी है, तो आप यहाँ एलसीएम लोगे तो x ही आएगा। 370 में से ये जाएगा कितना आ जाएगा 270/x माइनस 270/x माइनस 5 बराबर -3/5। क्लियर। तो 3 से कितनी बार कटेगा 90 बार में, 3 9 27, तो 90 बार में कट गया। ठीक है, तो अब देखो ये 90 इधर आ जाएगा, नीचे लेके आते हैं। ठीक है, 90 को नीचे लेके आते हैं, तो आप बताओ यहाँ से 90 नीचे आएगा तो ऊपर क्या बचेगा 1/x माइनस 1/x माइनस 5 बराबर -1/5 इंटू 90। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? अब इसको देखो सॉल्व करेंगे तो नीचे आ जाएगा आपका एलसीएम x इंटू एक्स माइनस 5 और x माइनस 5 और यहाँ आ जाएगा -x। जब एलसीएम लेंगे तो -x और x कट गया, -5 बचा, तो यहाँ बराबर क्या हो रहा है बताओ -5/x इंटू एक्स माइनस 5 ये बन रहा है। तो -1 से ये कट जाएगा, माइनस कट गया। अब देखो एक्चुअल में ये अब इक्वेशन कैसा बन रहा है आपका कि x इंटू एक्स माइनस 5 बराबर, इसको इस पूरे पार्ट को यहाँ लेके जा रहे हैं और इसको इधर लेके जा रहे हैं, तो 5 इंटू 5 इंटू 90। अब देखो ये बराबर 25 इंटू 90, हम 90 से 2 इधर लेके आ रहे हैं। ठीक है, 25 इंटू 2 इंटू 45 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 25 गुना 50 इंटू 45। समझ गए? इसलिए ऐसा क्यों किए, क्योंकि यहाँ हमको दिखा कि हमको 5 कम चाहिए, तो किसी भी तरह से 50 से, देखो पहले स्पीड 50 था, अब क्या हो गया 45। सर बोलोगे कहाँ से सर, तो ये हम x अगर 50 मान लेते हैं तो ये पार्ट कितना हो जाएगा 45, तो 50 इंटू 45 बैठ रहा है ना, तो आपका x का वैल्यू क्या आ गया 50। तो आंसर कौन सा हो गया 50। समझ गए ना आप बात? आप पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी क्वालिटी क्वेश्चन, आपको बस वहां से अनुमान लगाना ताकि क्या क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अतुल 20 रुपए क्रय मूल्य वाला ब्रेड खरीदता है और दुकानदार को 100 रुपए नोट देता है। दुकानदार 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपए मूल्य के सिक्कों में शेष धन लौटा देता है। यदि इन सिक्कों का अनुपात, मतलब सिक्कों की संख्या का अनुपात 5, 4 और 1 है, तो दुकानदार 5 के कितने सिक्के देता है। ठीक है, अब एक चीज बताओ, 100 रुपए हम दिए हैं बट मेरा सामान कितने का 20 का है, तो हमको कितने रुपए लौटा देगा 80 रुपए। पहला चीज तो ये समझ लो कि हमारे पास 80 रुपया आ रहा है। ठीक है, पहली बात ये 80 मेरे पास आ रहा है। अब देखो संख्या हम ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, संख्या का अनुपात लिख देते हैं 5, सॉरी ये ऐसे नहीं, 5, 4 और 1। ठीक है, ये किसका किसका मिला है हमको, ₹2 का, ₹5 का और रुपए किसका 10 का। क्लियर। ठीक है, तो हमको बताओ, तो यहाँ से हमको टोटल कितना मिला है रुपया, अगर हम इसी संख्या को मान ले तो, समझना मेरी बात, हम मान लेते हैं कि 5 मान लेते हैं, 5 ये मिला, 4 ये मिला, 1 ये मिला, तो कितना मिला हमको बताओ। तो 5 दूना 10 रुपए यहाँ से मिला, क्योंकि 2 रुपए का सिक्का मुझे 5 को मिला। ठीक है, तो 5 दूना 10 हो गया। 5 रुपए का सिक्का, सॉरी 5 रुपए का सिक्का मुझे कितना मिला 4 पीस, तो 5 चौक 20। अगर हम 5, 4, 1 ही वही अनुपात मान लेते हैं तो 10 का कितना मिला 1, तो 10 जोड़ दिए, 20 10 30 10 40। अगर मुझे 5, 4, 1 मिलता है तो 40 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 80। समझ गए, इंटू 2 करना है, मतलब हमको संख्या में भी इंटू 2 करना है तो हमें एग्जैक्ट संख्या मिलेगा। तो हमको 2 रुपए का सिक्का कितना मिला 5 इंटू 2, 5 का 4 इंटू 2 और 10 का 1 इंटू 2। लेकिन पूछा किसका है आपको 5 रुपए का, तो 5 रुपए का सिक्का कितना हो 4 दूना 8, तो आंसर कौन सा हो गया 1। समझ गए ना? चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक विक्रेता ने 640 केजी चावल खरीदे। उसने चावल का एक भाग 20% लाभ पर बेचा, दूसरे को शेष भाग को 5% के हानि पर बेचा। पूरे लेन देन में उसे 15% का लाभ हुआ। ठीक है, तो उसके द्वारा 5% की हानि पर बेचे गए चावल की मात्रा क्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एलिगेशन मेथड लगाना पड़ेगा। ठीक है, एलिगेशन कैसे होता है सुनिए बात को, क्योंकि दो सामान समझिएगा 640 केजी में से कुछ सामान जो है 20% लाभ हमको नहीं पता है,
कुछ सामान जो बच गया वो 5% हानि में बिका, लेकिन पूरे पे हमको कुछ ना कुछ मिला है। तो इस तरह से जब दो चीजें अलग अलग तरीके से उसको डील किया जाए और लास्ट में हमको कुल मिला के एग्रीगेट हमको पता चलता है कुल मिला के कितने का लाभ या हानि हुआ, इस तरह से किसी भी क्वेश्चन में आए तो उसमें हम एलिगेशन अच्छे से यूज कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ से क्या हो जाएगा कि हमको 20% लाभ पे बेचा हुआ सामान और 5 हानि पे जो बेचा गया सामान है उसका हमको रेशियो मिल जाएगा। जब रेशियो मिलेगा तो 640 के साथ कंपेयर करके उसको बना लेंगे। तो कैसे बनाने देखिए, हम मान लेते हैं कि 20% लाभ वाला सामान यहाँ है, मतलब प्लस 20% का लाभ हुआ है ना, समझिएगा। फिर इसको हम बताते हैं आपको, एक मिनट, ठीक है। अब देखिए 20% के लाभ पे तो प्लस 20, ठीक है, और यहाँ मिला है हमको 5 में हानि तो -5, क्लियर। अब देखो ओवरऑल कितना मिला है, +15, क्योंकि लाभ हुआ है तो प्लस, हानि हुआ तो माइनस। अब इसको क्या करना है हमको, देखिए बड़े में से छोटे को घटाना है। 20 में से 15 गया, क्या बच जाएगा 5। अब अगर इसमें से घटा है तो इसमें से अब इसको घटाना पड़ेगा, समझ रहे हो बात। 20 में से 15 गया तो 5, अब 15 में से -5 गया तो कितना बचेगा, आपको हो गया सर 20। तो हमको दोनों सामान का रेशियो मुझे मिल गया, कितना रेशियो मिल गया, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, मतलब 4:1 के रेशियो में बांटा, ठीक है। तो टोटल था कितना 640। आपको पूछा किसके बारे में, 5% की हानि को, तो 5% की हानि वाला कौन है, ये है ना, क्योंकि इधर है 5% वाला, ठीक है, ये वाला पार्ट है ना। तो 5% मतलब 1 बटे टोटल कितना हो गया 4 और 1 5, ऐसे करके निकालते हैं ना। क्योंकि देखो 640 40:1 रेशियो में बटा, तो हमको एक वाला पता करना है, तो 640 इंटू 1/5, 5 से काटोगे तो 128 बार में कटेगा, आपका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वो पूछता है कि 20% के लाभ वाला बताओ, 640 इंटू 4/5 कर दे तो हमको आंसर आएगा। समझ गए, इसको कहते हैं एलिगेशन मेथड, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा ये है आपका, मतलब इसमें क्या करना है आपको कि रेशियो चाहिए तीनों का, क्या बताते हैं। देखिए ए बी और सी किसी निश्चित राशि को आपस में वितरित करते हैं, मतलब बांटते हैं, उनके पास की राशियों का औसत इतना है, समझ गए, इतना उसका औसत दिया हुआ है, औसत समझिएगा, ठीक है। तो अगर औसत दिया हुआ है, टोटल 3 आदमी है, तो टोटल कितना हो जाएगा बताइए, टोटल हो जाएगा 3 इंटू 4520, क्लियर हुआ। अब देखिए आगे, ए का हिस्सा बी के हिस्से से इतना अधिक है और सी के हिस्से से इतना कम है। अब देखिए हम लिख देते हैं, तीनों का रेशियो चाहिए मुझे, ए बी और सी। देखिए यहाँ कितना अधिक है बताइए, आप बोलोगे 10 या 30, 2 32/300, यही ना बन रहा है रेशियो, ठीक है, 32/300। तो 300 में 32 अधिक है, तो बी अगर 300 है, क्योंकि बी से अधिक है, तो ये कितना हो जाएगा 332, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसको हम क्या कट कर सकते हैं, तो आप बोलोगे हाँ रेशियो आप इसको सर कट कर लीजिए, तो हम इसको कर लेते हैं 2 से कर देते, ठीक है। 2 से कटेगा ये 150 बार में, 2 से काटेंगे तो 2 1 जा टी 166 आ गया, ये हो गया। नेक्स्ट देखिए रेशियो क्या कह रहा है कि सी के हिस्से से इतना परसेंट कम है, कौन, ए। तो 33 से 99 1 कितना हो जाएगा ये रेशियो बताओ मुझे, ये रेशियो आपका बन के आएगा 93 100/300, ये रेशियो बन जाएगा। मतलब सी अगर 300 है, समझिएगा 300 है, तो आपको ए कितना है 300 में से कितना कम 100 कम, तो कितना हो जाएगा 200, क्लियर हो गया, ठीक है। हाँ देखना अच्छे से, तो इधर भी रेशियो हम कर लें, 0 0 चला गया। अब मुझे बताओ, अब अगर रेशियो को मुझे बराबर करना है, ध्यान से देखना, तो जितना ए पहले था उतना ही ए कर ले। पहले 166 था, 166 को कैसे बनाएंगे, 166 था ना, तो 2 को कैसे 166 बनाएंगे, आप बोलोगे सर इसमें 83 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर यहाँ किए हैं तो यहाँ भी करना पड़ेगा। तो आप देखो, अब टोटल हम रेशियो बता देते हैं, तो 83 इंटू 2 कितना हो जाएगा 166, तो 166 ये हो गया रेशियो, ये तो 150 ही था, इसको करोगे 3 3 9 8 3 24, 249, क्लियर हो गया। तो अब हमको एबीसी का रेशियो पता चल गया, तो अब पता है हमको कि टोटल कितना था, इतना था, तो इसको बांटना तो आपको आता ही, ठीक है। अब वो पूछा किसके बारे में, बी के हिस्सा के बारे में, तो बी का देख लेते हैं, ये बी है। तो देखो 3 इंटू 45 120 इंटू, देखो बी का हिस्सा तो 150 ऊपर रखेंगे और नीचे तीनों को जोड़ के लिखेंगे, तो कितना आ जाएगा 9 6 15 के 5 बाकी 1 6 7 5 12 4 16 के 6 बाकी 1 1 1 2 1 3 2 565, क्लियर, ठीक है। तो अब इसको काट सकते हो 5 से, 5 दिया 15 30 बार में, 5 इकाई 5 13 बार में, ठीक है। और ये कटेगा, इसको 40 बार में काटेगा। अब देख लो 4 तिया 12 तिया 36 36 100 रुपये हो गया। तो बी को कितना मिला है 3600 रुपये, समझ गए ना, ठीक है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन।
देखो यहाँ पे क्या करें, एक वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है, उसके चारों ओर 3.5 मीटर का चौड़ा मार्ग बनाना है। तो मार्ग का क्षेत्रफल बोल रहे हैं कितना होगा, ज्ञात कर। देखिए मान लीजिए सर्किल था, ठीक है, ये अंदर में ये था, इसके बाहर एक 3.5 मीटर का, ये वाला चौड़ाई का 3.5 मीटर का एक और पार्क मतलब मार्ग बना दिया। हमको अब पता करना है कि उस मार्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हमको तो अंदर वाला पता है ना, ये वाला, देखिए इसको मान लेते हैं आर, ठीक है। अब देखो अंदर वाला हमको आर हो जाएगा ये, तो आर हम होगा कितना, वो कैसे पता चलेगा, क्योंकि हमको एरिया दिया हुआ है। मतलब पाई आर स्क्वायर का मुझे वैल्यू दिया हुआ है 12,474। तो पाई कितना होता है भाई, 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 12,474। कटेगा 11 से 2 बार में, 11 कितने, 11 इकाई 11, बच गया 14, 11 इकाई 11, 3 11 33, 11 चौक 44, 2 से कटेगा, 2 पचे 10, 2 छक 12, 2 सते 14, ठीक है। अब मतलब हमारा आर स्क्वायर कितना आ गया बताओ, ये आ गया 5 6 7 इंटू 7, क्लियर। ये 7 से जरूर लगेगा, 7 8 56, 7 इकाई 7 इंटू 7 इंटू 7। तो आर देखो कितना आ गया, आर बराबर 9 इंटू 7, 9 सते 63 आ गया। क्लियर हो गया इतना बात, ठीक है। अब क्या करना है आपको समझना मेरी बात, हमको निकालना है एरिया बाहर वाले का, मतलब जो आपका जो है मार्ग बनाया हुआ है इसका एरिया चाहिए। इसका एरिया क्या हो जाएगा, देखो हम मान लेते हैं इसकी लंबाई 3.5 है ना, तो आप बताओ ये कितना हो जाएगा, तो r प्लस 3.5 होगा ना। अब निकाल लेते हैं, देखो यहाँ से। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मार्ग का चाहिए तो बाहर वाला सर्किल का एरिया में से अंदर वाले सर्किल का घटाना पड़ेगा। मतलब क्या कि पाई इंटू, ध्यान से देखना, पाई इंटू बाहर वाला कितना है r प्लस 3.5 का होल स्क्वायर माइनस पाई इंटू r का होल स्क्वायर। क्लियर, तो पाई कॉमन ले लो, पाई कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। अंदर कितना बच जाएगा बताओ, तो ये बचेगा आपको r प्लस 3.5 का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दे, ठीक है। तो a प्लस बी मतलब 2r प्लस 3.5, ठीक है, इंटू आज जब a माइनस बी करेंगे तो सिर्फ बचेगा कितना 3.5। क्लियर हो गया। तो देखो तो 2r मतलब 63 दूना, 63 दूना कितना हो जाएगा बताइए, तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, 126, 126 में 3.5 जोड़ देना। तो पाई मतलब 22/7, इसमें 3.5 जोड़ेंगे तो 129.5 इंटू 3.5। क्लियर हो गया, ठीक है। तो आप देखो 7 से ये कटेगा क्या, 7 से कटेगा ये 0.512, मतलब ये 1/2 कर देते हैं, तो 5/10 हो जाएगा, 1/2 से 2 से 11 12, ठीक है। अब आप 11 से पूरे को मल्टीप्लाई कर लो, तो 11 पचे 55 के 5 बाकी 5, 11 नमा 99 5, 104 के बाकी 4 10, और 11 दूना 22, 10 32 के 2 बाकी 3, 11 के 11 3 14, 1424.5। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 2। थोड़ा कैलकुलेटिव था बट इसी तरह से बनाना होगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा होगा, जरूर कमेंट करके बताना। और ये क्लास जो है हर दिन सुबह 8 बजे आपको देखने को मिलेगी। आज 3rd शिफ्ट है, ऐसे करके 21 शिफ्ट में जाना है, ठीक है। हम सारे शिफ्ट को एक के बाद एक आपको आपके सामने लाते रहेंगे और उसको अच्छे से क्लास में हम आपको डील कर देंगे, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। देखिए अब क्या कह रहा है, ये भी क्वेश्चन बढ़िया है। कह रहा है दिया गया दंड आलेख, तो जो आपको ये दिया हुआ है 2014 से 5 वर्ष के दौरान ए और बी के संस्थानों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए नामांकित छात्रों की संख्या दर्शाता है। क्लियर। अब देखिए ये क्या है कि 2018 में ए जो है आपका ब्लू कलर से 260 था, मतलब टोटल जो संख्या विद्यार्थी का वहाँ एनरोल हुआ है, मतलब नामांकन हुआ है, और 18 में बी में इतना था। इसी तरह से 14 से लेकर 18 तक बताएंगे। लेकिन क्या क्या रहा है, कह रहा है किस वर्ष में संस्थान ए में नामांकित छात्रों की संख्या उसी वर्ष में बी में नामांकित छात्रों की संख्या से x% कम है। मतलब कह रहा है वो, समझिएगा मेरी बात, मतलब वो कह रहा है कि किस वर्ष जो है ए में जितना लोग अपियर हुआ है वो बी में अपियर होने वाले से x% कम। लेकिन एक कंडीशन लगा दिया कि x का वैल्यू कहाँ से कहाँ होना चाहिए, 25 से 30 के बीच में, 25 भी नहीं 30 भी नहीं, तो 25% से भी ज्यादा और 30% से कम उसका डिफरेंस होना चाहिए। अब देखते हैं, तो हम इसको चेक करेंगे 14 से, ठीक है, 14 में देखते हैं, ठीक है। चूंकि बी का बोला है तो पहले बी का 25% निकाल लेते हैं। तो 225 का 25% कितना हो जाएगा भाई बताओ, ठीक है। तो 25 चौक 100, 4 से करोगे तो 4 पचे 20, 4 पचे 20 और 4 छक 24, सही है ना, 4 पचे 20, 4 छक 24 और 4 दूना 8, 4 पचे 20, तो
आपका आ गया 56.25। क्लियर? ठीक है, अब आगे देखना। अब चूंकि ये 30% से कम भी होना चाहिए, इतना तो समझ में आ रहा है, तो पहले आपको डिफरेंस देखना पड़ेगा, आखिर उसका डिफरेंस है कितना। तो यहाँ जब डिफरेंस देखोगे तो आपका है 65। इतना तो समझ में आ गया कि उसके बी के 25% से ये ज्यादा है, बट अब देखना है क्या ये बी के 30% से कम है कि नहीं है। तो 225 का 30% कितना हो जाएगा, आप बताओ। 0 0 कटा तो 3 से 25 दिया 75, 3 दिया 9, इन हो गया। सही कर रहा हूं मैं? ठीक है, देख लेते हैं। तो b का 30% से, तो b का 30% कितना आ जाएगा, यही है। तो 0 0 कट गया, 25 दिया 75, 3 दूना 6 हो जाएगा, सॉरी 67.5। तो 67.5 आ गया। तो आप बताओ 65 इसके बीच में आ रहा है कि नहीं। तो इसका मतलब ये 25% से ज्यादा और 60% 30% से कम है। तो आपका आंसर कौन 2014 हो जाएगा। तो वो पहला ही आ गया। ओके, इसी तरह से हम सबका चेक करके देख के लिख सकते हैं। ओके, अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, ये देखिए क्या है। अब आपको क्या बोल रहा है कि दो समान राशियां हैं, एक पे 6% दूसरे पे 10% साधारण ब्याज पर उधार ली जाती है। पहली राशि दूसरी राशि की तुलना में 2 वर्ष बाद वापस ली गई। मतलब क्या है कि पहली राशि जो है, अगर दूसरा राशि हम 2 साल के लिए रखे हैं तो पहला राशि 2 साल अधिक देर तक हम उसको रखे थे। ठीक है, अगर बी को मतलब दूसरी राशि को हम 2 साल रखें, दूसरे कितना रखेंगे 4 साल। अगर बी को हम मतलब दूसरे राशि को अगर हम 6 साल रखें तो पहला राशि कितने दें 6 तो 8 साल रखते हैं। ठीक है, प्रत्येक स्थिति में राशि कितनी मिल रही है 1105 थी। तो प्रत्येक योजना में कितनी राशि उधार ली गई। अब समझिए, जो इफेक्टिव, समझिएगा मेरी बात, जो इफेक्टिव मतलब रेट होता है एसआई में, वो कैसे निकलता है। जो जितना रेट है उसको ईयर से मल्टीप्लाई, जैसे कि 10% अगर 3 साल तक चला है तो 10 या 30% इफेक्टिव हो गया। ठीक है, रेट। बट ऐसा सीआई में नहीं होता है। सीआई में क्योंकि वो उसमें मूलधन जुड़ता रहता है, तो इसलिए वो डिफरेंट होता है। ओके, यहाँ पे इफेक्टिव रेट आप समझ में आ गया। मतलब कि अगर 3% 1 साल का रेट है तो आपको पूछेंगे 5% इफेक्टिव रेट कितना होता है, आप बोलोगे 5 या 15%। इस समय तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम मान लेते हैं कि 100 रुपए राशि रही होगी दोनों टर्म में। ठीक है, अब देखो अच्छे से, तो 100 रुपए रही होगी, तो हमको बताओ 1 साल में इंटरेस्ट कितना आया होगा 6% के साथ, क्योंकि दो राशि को सॉरी उसी राशि को अलग अलग तरीके से दिया गया। ठीक है, लेकिन दोनों राशि सेम है। ठीक है, और उसी राशि को 10% पे भी डाला गया है। लेकिन जो पहला राशि है, तो जो 6% पे दिया गया है, जो पहला राशि है वो दूसरे राशि से कितना ईयर ज्यादा रहा है, तो हम ईयर लिख रहे हैं। समझिएगा बात को। तो पहली राशि दूसरी राशि से 2 वर्ष बाद होने, मतलब कि अगर हम दूसरी राशि को x वर्ष के लिए रखे हैं तो पहला राशि x + 2 वर्ष के लिए रहा है। क्लियर हो गया? ठीक है, अब मुझे बताओ कि इंटरेस्ट कितना हो जाएगा। आपको मैंने अभी जस्ट बताया, समझिए मेरी बात को। तो 100 का 6% मतलब 1 साल में कितना उसका रुपए बनता है 6 रुपए, क्योंकि 100 का 6% 6 रुपए, 1 साल में 6, तो इतने साल में कितना बनेगा, तो 6 × x + 2। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 100 का 1 साल में कितना परसेंट है 10%, तो 100 का 1 साल में कितना रुपए बनेगा इंटरेस्ट 10 रुपए, तो 1 साल में 10x। लेकिन प्रत्येक स्थिति में इतना ही राशि बनती है। क्या बनती है, सेम राशि। तो मतलब क्या हो गया कि जो हमारा इंटरेस्ट बना है, देखिए पहली राशि दूसरी राशि तो इतना वापस की गई, प्रत्येक स्थिति में राशि कितनी बन रही है, इतना ही बन रही है। समझ में आ रही बात। तो ये राशि बन रही है, तो मैं अब समझो बात को, राशि बन रही है तो मतलब 100 में जोड़ेंगे तो बन रही है। क्लियर? क्योंकि जो अमाउंट होता है वो क्या करते हैं, प्रिंसिपल मतलब जो हमारा मूलधन होता है उसमें इंटरेस्ट मतलब ब्याज जोड़ते हैं तो हमको मिलता है। लेकिन अगर दोनों तरफ 100 जोड़ेंगे भी तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। कैसे बताते हैं, अब हम बता रहे हैं कि अमाउंट दोनों बराबर बराबर है। पहली राशि के लिए A1 और दूसरे के लिए A2 मान लो। तो पहला मगर इंटरेस्ट ये है और आपका मूलधन ये है, तो आप कैसे लिखोगे 100 + 6 × x + 2 बराबर दूसरे में 100 + 10x इंटरेस्ट जोड़ दिए, ये तो कट ही जाएगा। ठीक है, यहाँ से मुझे ईयर मिलेगा, यहाँ हो जाएगा 6x + 12 और यहाँ हो जाएगा 10x। क्लियर? यहाँ 12 बराबर कितना हो गया 6 इधर जाएगा तो 4x, तो बताओ x बराबर कितना हो गया 3। क्लियर हुआ? ठीक है, x बराबर 3 मतलब 3 साल के लिए x बराबर 3, मतलब दूसरी राशि को 3 साल के लिए रखा गया और पहली राशि को 5 साल के लिए। 3 + 2 5 साल को दिया गया। अब बताओ मुझे, समझना मेरी बात को, अगर पहली राशि 3 साल के रखा गया तो अमाउंट कितना हो जाएगा, तो 100 रुपए तो यही जुट जाएगा, प्लस 1 साल का 10 रुपए तो 3 साल का 30 रुपए। समझ गए ना? 1 साल का 10% 10 रुपए तो 3 साल का 30 रुपए, तो कुल मिला के 130 रुपया बन गया अमाउंट। लेकिन ये कब, जब हम 100 मान है, लेकिन आपका मान कितना दिया हुआ है 1105।
तो अब हम इसको कंपेयर करते हैं कि अगर 130 जो हमको मिला है अपने हिसाब से उसका वैल्यू 1105 है, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 1105 बटे 130, ठीक है, इनटू हमको चाहिए कौन सा, ये मूलधन जो लगाया गया था, हमको चाहिए 100 का वैल्यू, तो इंटू 100 दोनों तरफ कर देंगे, ठीक है। अब तो 0 से 0 हो गया, 13 से काटेंगे तो 13 8 104, 13 5 65, सही है। तो आपका बन गया 850 रुपए, जो आंसर कौन सा है आपका ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हो गया ना, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो निहायत ही आसान क्वेश्चन। देखिए 10 अगर ऊपर में है 45 माइनस ए, कॉट को अगर 10 में बदलेंगे तो ये भी 10 45 माइनस ए ही बन जाएगा, तो ये दोनों कट जाएगा। इसको आता है ना बदलने, कैसे लिखते हैं, तो कॉट 90 माइनस थीटा बराबर 10 थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ जब करोगे तो ये बनेगा, यही चेंज करके, चूंकि ये 10 45 माइनस अल्फा है ऊपर, तो नीचे भी हम 45 माइनस अल्फा, जब कॉट को चेंज करते हैं तो वो भी 10 45 माइनस अल्फा ही बन जाएगा, ठीक है। क्यों, देखो यहाँ पे कॉट लिखा हुआ, एक मैं बता देता हूँ, 45 डिग्री माइनस अल्फा, नीचे सॉरी प्लस अल्फा, तो इसको 90 में से घटाएंगे, तो कॉट जब करेंगे, देखो कॉट 90 में से क्या घटाएंगे, जो हमको ये 45 प्लस आएगा, तो आप बोलोगे सर 45 माइनस अल्फा, ठीक है। ये तो आप बताओ कि कॉट 90 माइनस थीटा क्या आ जाएगा, 10 45 डिग्री माइनस अल्फा, तभी तो आएगा, तो यही बदल गया, तो ये दोनों कट जाएगा, बचेगा 1 माइनस। अब देखो cos 19 डिग्री और sin 71 क्या होता है, cos 19 डिग्री, तो दोनों जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 cos 19 डिग्री, क्लियर, इनटू देखो sec 90 है, cos 71 को चेंज करेंगे तो ये भी sec 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो sec 90 कितना हो जाएगा 2 इंटू sec 90 डिग्री बाई 10 12 और 10 72, क्योंकि ये 10 72 को अगर देखोगे 78 को, ये बन जाएगा cot 12 डिग्री, और cot 12 डिग्री लिख सकते हैं 1 बाई 10 12, ये 10 12 में कट जाएगा, 10 44 24 और 10 66 भी कट जाएगा आपस में, ठीक है। क्यों, क्योंकि 10 24 को और 10 66 को क्या लिख सकते हैं cot 24, cot 24 कैसे लिख सकते हैं 1 बटा 10 24, ओके, और ये दोनों कट जाएगा तो वहां भी 1 ही आ जाएगा, तो नीचे 1 ही रहेगा, क्लियर। अब देखो सेक को हम क्या लिख सकते हैं, सेक 19 को पता है ना, सेक को 19 लिख सकते हैं 1 बटा cos 19 डिग्री, ठीक है। ये दोनों भी कट गया, 2 दूना 4, 1 माइनस 4 बराबर माइनस 3, आंसर कौन सा हो गया ऑप्शन नंबर 1, क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट, मतलब अपना आज के इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन 25 नंबर, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं, अब इसको अच्छे से समझना, ठीक है। आपके पास संख्या कितना दिया गया है, 11 संख्या का औसत 56 दिया गया है, पहली 3 संख्याओं का औसत 52 है, अगली 5 संख्याओं का औसत 60 है, ठीक है। 9वीं 10वीं और 11वीं संख्या क्रमशः 3 और 1 अधिक है, 9वीं और 11वीं संख्याओं का औसत ज्ञात करें, क्लियर। अब देखो समझना, तो टोटल देखना ध्यान से, टोटल 11 संख्या का औसत 56 है, लेकिन अब आपको ये 3 भाग में बट गया, ठीक है। तो पहले जो 3 संख्या है उसका औसत कितना है 52, नेक्स्ट जो 5 संख्या है उसका औसत कितना है 60, ठीक है। अब बच गया 5 3 8, तो 9th बच गया, फिर देखो 10th बच गया, और आपको 11th बच गया, क्लियर, ठीक है। अब देखो यहाँ से मैंने आपको सिखाया था सबसे पहले क्लास में कि देखो एवरेज था कितना 56, अब कितना हो गया 52, 56 था अब कितना हो गया 52, तो ये कितना कम है, तो बोलोगे सर 4 कम है, तो ओवरऑल 1 पे 4 कम है, तो 3 पे कितना हो जाएगा -3 इंटू 4। अब यहाँ देखो था 56, एक मिनट में पेन कलर चेंज कर लो, ठीक है, था 56, अब कितना हो गया 60, तो कितना ज्यादा है तो +4, लेकिन 1 पे +4 है, तो बताओ 5 पे कितना हो जाएगा +20, तो -12 यहाँ से +20 यहाँ से, तो ओवरऑल कितना ज्यादा हो गया 8, ठीक है। तो मतलब इधर जो आपको 8 संख्या दिया हुआ है उस वो एवरेज से, जो एवरेज और उधर जो 3 जो बड़ा मतलब 3 संख्या जो दिया हुआ है उससे वो कितना अधिक है 8 अधिक है, तो वो 8 कहाँ जाके मैनेज होगा, तो 9th 10th और 11th के साथ मैनेज होगा। तो अगर 9th 10th 11th का आपको चाहिए तो 56 तो 9th रहता ही, 10th 56 रहता ही, और ये 56 रहता ही, तो जो ये 8 मैनेज होना है वो उधर जाके घट के मैनेज होगा, मतलब -8, क्लियर हुआ, आपको समझ में आया, ठीक। मैं फिर समझाता हूँ, यहाँ जो 8 ज्यादा है वो 8 आया कहाँ से, 8 जो इसके पास ज्यादा है वो उस 3 संख्या में 9th 10th और 11th से वो लिया होगा, तो अगर 9th 10th 11th का तीनों का सम मुझे चाहिए तो वो क्या हो जाएगा
56 56 56 जोड़ के मैंने 60 घटा दो, क्योंकि मैंने एवरेज ही माना था 56, और एवरेज 56 मतलब कोई दो संख्या का अगर एवरेज 56 है तो इसका अर्थ क्या होता है, दोनों संख्या 56 और 56। समझ गए? इसी तरह से हम सबको डील करते हैं। ठीक है, अब देखो तीनों को जोड़ो, 6 3 8 कट 5 1 5 15 1 16 माइनस 8 कितना हो गया 160। तो कुल मिला के जो तीनों का समेशन है 9th 10th और 11th का, वो आ गया 160। लेकिन अब कुछ कंडीशन दिया हुआ है तो उस कंडीशन फुलफिल करते हैं। ठीक है, 9th 10th और 11th। अब देखो क्या बोल रहा है कि 9वीं और 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 3 और 1 अधिक है। हम 11वीं को x मान लेते हैं, तो नम्मा कितना हो जाएगा x प्लस 3, और 10th कितना हो जाएगा x प्लस 1। अब हो गया ना सही? ठीक है, अब तीनों संख्याओं का सम बराबर है तो 160 बराबर तीनों को जोड़ दो, तो 3x x x x 3 और 3 1 4। तो यहाँ से बताओ 3x कितना हो जाएगा, 4 जाएगा तो कितना बच जाएगा भाई 156। सही है ना? तो x बराबर कितना हो जाएगा बताइए, 156 सही है। ठीक है, 156 बाई 3, 156 बाई 3 कितना हो जाएगा बताइए। ये गलती कर रहा हूँ। ठीक है, तो 3 पचे 15, 3 इकाई 3, ये लेकिन 555.13 आ रहा है। मैं देख लेता हूँ क्या गलती किया। 160 हो गया। ठीक है, तो 160 बराबर तीनों के बराबर होना चाहिए, तो x x x 3x प्लस 3 1 4 हो गया। ओके, तो 4 जाएगा इसमें से 160 में से, तो 156 ही बनेगा, और 156/3 156/3 आ रहा है। ठीक है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ क्या मिस्टेक हुआ यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, तो आपको पता चल ही गया होगा यहाँ खेला क्या हो रहा था। ठीक है, मुझसे क्या हो रहा था कि यहाँ मिस्टेक क्या हो रहा था, 1 मिनट, ये क्या आ गया भाई, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट रुकिएगा। ये कहाँ से, ठीक है, एक मिनट रुकिए। अब देखिए यहाँ क्या गलती हो रही थी, आपने देख ही लिया होगा कि हाँ मुझे डिवाइड करने में प्रॉब्लम था, मैं कुछ और सोच रहा था। ठीक है, तो 156/3 करेंगे तो कितना बनेगा बताइए, तो ये 52 ही आता है। ठीक है, तो 52 ही हो गया, तो x आपका 52 हो गया, ये 53 हो गया, 52 3 ये 55 हो गया। आपको पूछ रहा है क्या कि 9वीं और 11वीं संख्याओं का औसत क्या होगा, तो 9वीं और 11वीं दोनों को जोड़ दो। ठीक है, तो अब जब जोड़ोगे तो जोड़ना क्या है, डिफरेंस देख लो कितने का है, 3 का है, 3 आधा आधा बढ़ जाएगा, मतलब 1.5 1.5, तो 52 में 1.5 जोड़ोगे तो 53.5 बनेगा। तो आपका आंसर कौन सा होगा, ये 53.5। ठीक है, तो ये लास्ट में थोड़ा सा लोचा हो गया, बहुत देर से पढ़ा रहे थे ना। ठीक है, तो अब देखिए मैं बता देता हूँ आपको कि ये क्लास जो है आपको हर दिन 8 बजे मिलता है देखने को। ठीक है, आप हर दिन 8 बजे सुबह इसको आप अपने पे स्ट्रीम करते हुए मेरे चैनल पे देख सकते हैं। ठीक है, आप रोज आइए, आपको हर दिन एक एक क्लास मिलेगा। इस तरह से हम करते हुए 21 क्लास जो भी है वो हम पूरा कंप्लीट करेंगे, ये मेरा वादा है। इसके बाद फिर देखते हैं आगे का क्या प्लान करते हैं, फिर लगातार। लेकिन ये आपको जो सीरीज है ये प्रीवियस ईयर का, वो बंद नहीं होगा। ओके, तो जो भी लोग नए हैं और हमारे चैनल पे हैं और जो नहीं है, ठीक है, वो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और जरूर अगर आप वीडियो का आनंद उठा रहे हैं, लुत्फ उठा रहे हैं, ठीक है, तो उसको आप जरूर शेयर करना ना भूलिए, ताकि और दोस्तों के तक ये भी पहुंचे, और हमारे चैनल को और हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। ठीक है, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए क्लास के साथ, अगले शिफ्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया।